हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रूरल्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है हिस्ट्री की बुक से, क्लास 7 से। ठीक है, याद रखना इन चैप्टर्स के बारे में, या फिर कह लो कि इस टाइम पे ये सिचुएशंस बन चुकी थी, क्योंकि हमने लास्ट 4 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल के अब प्रिविलेज ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया था। जो राजा लोग थे उनके पास अब उतने पैसे आ चुके थे, उतने उनके पास वर्कर्स थे, उनके पास उतनी ज़मीन जागीर थी, जिनके हिसाब से वो लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ों में इंटरेस्टिंग चीज़ें वो डेवलप कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अभी जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें अंदर आप प्राइवेट बिल्डिंग्स कह लो, पब्लिक बिल्डिंग्स कह लो, दोनों को एक समान रखा गया है। विद फोर्ट्स, पैलेसेस, मकबरे, टेम्पल्स, म्यूजियम्स, टैंक्स थे, ये सब कुछ किस में आते थे? ये सब कुछ आपके रूलर्स के अंतर्गत आते थे और रूलर्स इसको डेवलप करते थे। तो पहले बात करते हैं हम लोग उनके इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो पहले की जो आप जितने भी कंस्ट्रक्शन स्किल्स हैं वो आपको पता होंगे कि भाई आज की डेट में भी हम उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। आज भी हम उनको देखते हैं तो आप हमको लगता है कि ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप की होंगी। ठीक है, सबसे जो पहली कॉमन टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी जो आर्किटेक्ट्स के लिए, उसने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने एक टाइम के बाद जाके अपने मकानों के अंदर, या फिर कह लो कि एक ऐसी जो एक मकबरा टाइप होता है, मकबरा तो नहीं कह सकते हैं, एक छोटी सी बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग में उन्होंने पहली बार उसके अंदर रूम्स के डोर्स को, याद रखना यहाँ पे मैंने डोर्स को मेंशन किया हुआ है, भाई याद रखना रूम के डोर्स को और रूम्स को और डोर्स और विंडोज उन सबको डेवलप करना शुरू किया बिल्डिंग्स के अंदर। आपको अगर देखना हो तो आप पहले के कितने भी जो मैंने आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स में 6th क्लास में जितना कुछ मैंने पढ़ाया आपको डिटेल में, तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी कि इन सब घरों के अंदर कहीं भी आपको दरवाजे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि डोर का मेंशनिंग या फिर डोर की जो प्रथा हो सकती है, या फिर डोर के जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं वो कहीं भी हमको देखने को नहीं मिले। तो इनडायरेक्टली ये भी एक प्रूफ है कि भाई डोर का डेवलपमेंट मुगल के अंदर, या फिर कह लो कि इस 17th सेंचुरीज के बाद बहुत जो मेडलिव पीरियड्स के अंदर सबका शुरुआत हुआ था। अब उसमें 2 तरीके से बनते थे। जब हॉरिजॉन्टल बीम्स को कन्वर्ट करके ऊपर रूफ डोर से कन्वर्ट होते हुए उसके अंदर विंडोज को स्पेसिफाई किया जाता था, तो उसको हम कहते थे टूबिट्स। क्या कहते थे? टेबिट्स या फिर टूबिट्स। ठीक है, ओके, जो आपको साइड में दिख रहा है ये वाला, ये रूफ हो गया, यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे भी स्टोन आपका है, फिर यहाँ पे दोनों को जो पिलर्स के बीच जगह मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी दिखाता है कि इस तरीके का कुछ हम लोग बनाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं टेबिट्स। उसके बाद आपको आता है एक और टर्म होती है, इसको हम कहते हैं धनुष प्रकार का, या फिर कह लो कि एक्यूरेट, मतलब आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी बात है, विंडोज का या फिर डोर का फॉर्मेशन दिया जाता है इसके अंदर। क्लियर आपको? इसमें आपको अंदाजा आ चुका होगा, जो आपको साइड में दिख रहा है ये वाला फोटो, उसमें आपको अंदाजा आ चुका होगा कि भाई किस तरीके से वो आर्च को बनाते थे, एक्यूरेट उन सब चीज़ों को कन्वर्ट करके उसको एक स्पेसिफाई चीज़ में रखते थे वो लोग। क्लियर? तो ये कुछ उस टाइम की एग्रीकल्चर, या फिर कह लो कि सॉरी एग्रीकल्चर, या ये आपकी कुछ इस प्रकार की आपकी इंजीनियरिंग स्किल्स वहाँ पे उस टाइम पे डेवलप उन लोगों ने खुद से की थी। आगे बात करते हैं जो आपके बिल्डिंग, टेम्पल्स और म्यूजियम वगैरह थे, वो उस तरीके से बनाए गए थे। क्यों? अब बिल्डिंग, टेम्पल्स और म्यूजियम्स को बनाने के पीछे उनका मेन मकसद था कि भाई वो अपने वर्कशिप को, वो अपने पैसे को, वो अपनी पावर्स को डिवोटेड करते थे। मतलब वो हद से ज़्यादा अपने उन चीज़ों को लोगों को दिखाना, लोगों को पहचान करना उनको पसंद था। जिस राजा का जितना बड़ा महल होगा, जितना बड़ा उसके वहाँ पे मंदिर होगा, वो चीज़ आइडेंटिफाई करती थी, दूसरे किसी राजा को अट्रैक्ट करती थी। तो आपको देखना हो ना, तो आप कभी इतिहास उठा के देख लेना, इतिहास के अंदर जितने भी राजा रजवाड़े हुए होंगे वो अपने घर के आसपास या अपने महल के आसपास सबसे बड़ा मंदिर बनवाते थे, जिससे कि लोग उसको तो राजा ना माने, बट जब वो वहाँ पे आ रहे हैं तो वो राजा को देखते हुए चलते जाएं। राइट? इनडायरेक्टली एक कहते हैं ना कि एक इम्प्रेशन को जीतना, या फिर कह लो कि एक तरीके से उस जगह को, पॉजिटिविटी को साबित करके खुद की इमेज को क्लीन अप करना, ये होता था। दूसरी चीज़, द लार्जेस्ट टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स। मैंने हमको बता दिया पहले, मुसलमान सुल्तान्स और पादरीस लोगों ने खुद को गॉड साबित नहीं किया था। याद रखना, ये इतिहास गवाह है। इतिहास में ये कहा गया था कि जो मुसलमान सुल्तान्स थे या फिर जो पादरीस थे, उन्होंने खुद को कभी गॉड साबित नहीं किया था। जो पर्शियन कोर्ट थी, जो फारसी की जो कोर्ट थी, उस कोर्ट के अंदर लोगों ने सुल्तान को शेडो ऑफ
द गॉड कह दिया था, मतलब भगवान की परछाई के रूप में उसकी आइडेंटिटीज को रिवील किया गया था, लिखा गया था, ग्रंथों में लिखा गया था कि भाई जो सुल्तान है वो कहीं ना कहीं शेडो ऑफ द गॉड है, कि भाई भगवान से उसकी छवि मिलती है, ऐसा उसमें दिखाया गया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि भाई जो न्यू डायनेस्टीज थी उनका मेन मकसद ये होता था, या फिर जो कोई भी डायनेस्टी को जब वो थ्रू आउट कहते थे कि भाई अब जाके आप इस जगह का आप ज़मींदार हो, आपको इसको संभालना है और आपको इसी के ऊपर सब कुछ आपका डिपेंडेबल रहेगा। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि जब किसी का रजवाड़ा सौंपा जाता था या फिर किसी को वो जीता जाता था, तो उसका मेन मकसद ये होता था कि भाई किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले, राइट सबका इक्वल रहे और सब लोग अपने अपने धर्म के अंदर अपने अपने वर्कशिप में फॉलो लेते रहें, किसी और धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ बातचीत ना हो जाए। इसलिए उस टाइम पे भी कहा जाता था कि भाई अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि आपका, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो घड़ा फूट जाता है, लाइक दैट। तो उस तरीके से उस टाइम पे लोग कहते थे कि जब अगर आपकी शासन काल के अंदर सब कुछ अच्छे से चलेगा तो आपके यहाँ पे लिमिटेड हर चीज़ें सही मात्रा में होती रहेंगी, बट अगर वहाँ पे आपके किसी चीज़ की तरीके से कोई आपने एलिगेशंस किया, फिर आपने कोई नेगेटिव वे में शुरू कर दिया, तो होगा ये कि भाई जो ऊपर हैवी रेन्स होंगी वो इतनी रेन्स गिरेंगी कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। वाई वर द टेम्पल डिस्ट्रॉयड? सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय क्यों किया था, कि टेम्पल्स को बनाने में तो कोई फ़र्क था नहीं, तो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने से लेना देना क्या था। तो टेम्पल्स का एक तरीके से ये समझ लो कि पीपल वॉज सीइंग हाउ मच ही अर्न फ्रॉम द टेम्पल। अगर एक छोटा सा टेम्पल होगा तो उस राजा की काबिलियत के ऊपर शक नहीं किया जाएगा, पर उस राजा के आसपास के एरिया के ऊपर उसका दबाव कितना कम है वो दिखाता है, वो कितना प्रभावी नहीं है, राइट। जितना बड़ा मंदिर होगा वो उतने बड़े एरिया का वो मालिक होगा, उसको उतनी धन संपत्ति है और वो अपनी हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर रखता है, ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में हमको मिला था कि जब 11th सेंचुरी के अंदर चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट, जो आपका चोल डायनेस्टी का राजेंद्र फर्स्ट जो राजा था, उन्होंने शिव मंदिर बनवाया था और उस शिव मंदिर के अंदर दुनिया में से जितने राजाओं से वो जितना सोना लूट के आया था, जितना प्राइज लूट के आया था, जितने स्टेटस लूट के आया था, वो सारा का सारा उसने शिव मंदिर के अंदर रख दिया था। तो ये एक कॉमन प्रथा थी कि जब लोग वहाँ पे आते थे तो वो सबसे पहले टारगेट करते थे मंदिरों को। क्यों? उनको पता था कि मंदिरों के अंदर धन संपत्ति भरपूर मात्रा में पड़ी है, अगर हमने उस पर कब्जा कर लिया तो हमें और किसी चीज़ पे कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे हम मंदिर को लूट के भी निकल जाए। जैसे मोहम्मद गजनी था, उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, राइट। तो सोमनाथ का मंदिर क्यों लूटा? उसने आसपास के एरिया भी लूट सकता था ना। तो उसका मेन रीज़न ये था कि अगर वो टेम्पल्स को लूट रहा है तो बेसिकली राजा की मेंटालिटी थी कि वो लोगों तक अपना एक मैसेज पहुंचाने के लिए, फिर लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना प्रिविलेज इंसान हूँ, हमारे राज्य के अंदर कभी भी अकाल की स्थिति या फिर अब हमारे इस राज्य के अंदर कभी ट्रेड्स की कमी नहीं हो सकती, हमारे पास उतना पैसा अवेलेबल है, ये वो हर एक चीज़ की डिपेंड होती थी किस ना किस के ऊपर, शो ऑफ के ऊपर। इसलिए सबसे पहला टारगेट कोई भी राजा रजवाड़ा होता था, वो किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर घुसने के साथ सबसे पहले वो मंदिर को डिस्ट्रॉय करता था, जिससे कोई मंदिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उनकी एक आस्था खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो ये एक मेंटली एक साइकोलॉजिकल गेम उस टाइम भी चलता था, ठीक है। आज भी आपको देखने को मिल जाता होगा कहीं ना कहीं कि किसी भी धर्म को तोड़ना हो तो उस धर्म के जो बड़े बड़े जो शागिर्द होते हैं, आप उनको अपने पक्ष में खींच लो तो आप ऑटोमेटिकली उस पूरे धर्म को खा सकते हो, राइट। तो ये सिंपल सी उस टाइम पे भी मेंटालिटी थी कि राजा नहीं मन रहा है तो ठीक है मत मारो, पर राजा के द्वारा डेवलप की जो चीज़ें उनको डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे कि जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिक हार जाएंगे, अपने आप से हार जाएंगे, राइट। उस टाइम पहले का भी नियम यही था ना कि अगर आपके देश का फिर कोई भी राजा, दो राजा लड़ रहे हैं, उसमें राजा अगर आपका मर जाता है तो सेना अपने आप पीछे हट हो जाती है। ये नहीं करते कि नहीं हम तो लड़ते रहेंगे चाहे हमारा राजा मरा या नहीं मरा, नहीं। उस टाइम पे नियम था कि राजा खत्म तो प्रजा खत्म और सेना खत्म। क्लियर? आगे बात करते हैं गार्डन्स के बारे में। बात करते हैं कि गार्डन किस तरह के थे। हम मुगल शासन लोगों ने अपने आर्किटेक्चर ऊपर बहुत ध्यान दिया था। उनको गार्डन्स, उनको फॉरेस्ट, उनको बाग्स, उनको मकान, वो एक इन सबके शौकीन लोग थे। उनके पास पैसा इतना पड़ा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था उनको करना क्या है,
राइट। वो कहते हैं ना कि बेकार इंसान तो जाके कुछ भी कर सकता है, जिसका पैसा हो वो कहाँ यूज़ करे उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हो भी रहा था कि जो मुग़ल लोग थे उनके पास बहुत पैसा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ये लिटरेचर और आर्ट और आर्किटेक्ट्स के अंदर ये घुले मिले थे। मैंने आपको कल आपके लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था कि अकबरनामा लिखी गई थी। अकबरनामा के हिसाब से हमको पता चलता है कि अकबर ने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, राइट। तो उसी तरीके से हुमायूं को भी हुमरनामा है, ठीक है। तो ये सब जो आपकी जो बाबरनामा एक और है, तो ये सब कुछ जो कुछ भी आप पढ़ते हो ना, तो इन सब के पीछे आपको एक चीज़ समझ में आती होंगी कि ये लोग लिटरेचर और आर्ट और आर्किटेक्चर, क्योंकि आज भी जो उनके द्वारा खड़े किए ताजमहल है, तो उस ताजमहल को आज भी आप देख के आपको लगता है कि ना साला उस टाइम पे ये चीज़ बनानी और इतनी एक्यूरेट, इतनी परफेक्ट और इस हद तक बनानी कि वो आज भी उसी जगह पे खड़ी है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि वो ब्लैक कोशी हो रही जा रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, वो अलग चीज़ है, वो ग्लोबल वार्मिंग का अलग रीज़न है। बट आप वो चीज़ भूल जाओ, आप इतना आइडेंटिफाई करो कि अगर आपको बोला जाए सेम टू सेम बिल्डिंग बनानी है, एक्यूरेट सेम टू सेम स्ट्रक्चर, सेम टू सेम जगह है, तो भी आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर लोगे, राइट। जो आज का आर्किटेक्ट होंगे, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होंगे, वो आज भी कहना कि थोड़ी घड़ी मिस्टेक तो कर सकते हैं। ये लोग आज से सालों पहले परफेक्ट बना के गए, समझ रहे हो। वैसे बाबर का एक गार्डन था जिसको हम कहते हैं 4 बाग, 4 गार्डन्स, जो कि आपका काबुल में, आपको ऊपर का फोटो दिख रहा है ये वाला, यस, ये फोटो आपका है ना, वो एग्जैक्टली 4 बाग का है, ठीक है, जो कि आपका काबुल के स्थित है। अब वो उसकी इंस्पिरेशन लेके कश्मीर, आगरा, दिल्ली के अंदर भी उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। किसके द्वारा? अकबर, जहांगीर और शाहजहां के द्वारा। आपने अगर ताजमहल देखा हो ना, तो ताजमहल के आसपास के जितने भी गार्डन्स हैं वो भी इसी पैटर्न के हैं। अगर रेड फोर्ट में कभी जाने का मौका मिला, फिर कभी नेट पे सर्च करोगे तो रेड फोर्ट के अंदर भी इस टाइप के गार्डन्स बने हुए। तो जितने भी आपको मुगल्स के द्वारा बनाए गए जो कंस्ट्रक्शन, जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, उसके अंदर आपको बाग्स, उनकी बिल्डिंग्स का अलग से रूपांतर दिखना, राइट। जो टुम्स होते थे, जो ऊपर के आपके किले से होते हैं, जो आपने कभी अगर ताजमहल देखा तो उसके ऊपर एक पूरा टुम टाइप बना हुआ है, हर एक जो उसके 4 पिलर्स है उसके ऊपर भी एक कव टाइप में है, और जो मेन बिल्डिंग है, जो मेन ताजमहल है, उसके ऊपर भी एक बूम टाइप में है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी पड़ जाएगा कि भाई मुगल्स के द्वारा ये चीज़ें यहाँ बनाई गई थी, ओके। उसी तरीके से अकबर ने एक और चीज़ बनाई थी अपने फादर्स के लिए, वो था हुमायूं टूम्स। अब जो आपको यहाँ आपको साइड में दिख रहा है ना, ये हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये ताजमहल के आसपास में दिखा, मतलब ताजमहल के अंदर एंटर होते साइड में आपको हुमायूं का मकबरा दिख जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो पब्लिक ऑडियंस थी या प्राइवेट ऑडियंस थी, उनके लिए 2 अलग अलग सेमिनार्स हॉल्स को क्रिएट किया गया था, जिसका अंदर एक रीज़न था कि दीवाने खास होंगे। वो सिंपल सी बात है, दीवाने खास मतलब प्राइवेट होगा, और दीवाने आयम मतलब कि पब्लिक के लिए कुछ भी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज से कुछ किया हुआ है तो वहाँ पब्लिक भी इंक्लूड हो सकती है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, वो कौन सा होगा? जो रीजन्स एंड द एम्परर्स। अब जो सिंपल सी बात है कि किसी भी बिटवीन द 8वीं सेंचुरी का हाफ पार्ट और 18th सेंचुरी का स्टार्टिंग पार्ट, इन चीज़ों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा धर्म के बारे में कोऑर्डिनेशंस मिलना, आपको धर्म के बारे में अलग अलग जानकारी मिलना, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करना, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ पे जिस जगह पे एक धर्म था ना, वहाँ पे अब डबल ट्रिपल धर्म शुरू होने चाहिए, राइट। सबसे पहले बात हमको मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुरान अब एंटर कर चुकी है। उसके पहले तक सिर्फ हिंदू या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय इनका राज था। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म को लाना शुरू कर दिया था, और इस्लाम को इस तरीके से इन्होंने इन्वॉल्व किया कि भाई अब हम ये करेंगे कि हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी धर्म को अपनाओ, हम ये कह रहे हैं कि आप इस धर्म को रीड आउट करो, आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना इट्स ओके। बट हम सबको पता है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। आज हमको भले इतिहास कुछ और देखने को मिलता है, बट उस टाइम पे सिचुएशन हम इमेजिन कर सकते हैं। उसी तरीके से विजयनगर के अंदर क्या था, तो जो आपके बड़े बड़े एलिफेंट्स थे, उनके स्टैचूज को रखा गया था, तो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते थे, लोगों को दिखाते थे कि देखो हम इतने बड़े स्ट्रांग हैं, हम लोग इस हद तक पहुंचे हुए कि हमारे पास खुद के हाथी हैं। और इन सब का आर्किटेक्चर हमको बीजापुर और गोलकोंडा की सुल्तानी की उसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है। आगे आता है वृंदावन के जो मथुरा के टेम्पल्स थे, और जो मुगल पैलेस में फतेहपुर सीकरी में जो पैलेसेस थे, वो दोनों सिमिलर थे, राइट। मतलब उस टाइम पे भी इतना कोई डिफरेंस नहीं किया गया था कि वृंदावन के अंदर जो मथुरा टेम्पल्स हैं
उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखा रहे ना। मैं मंदिर की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्किटेक्चरल स्टाइल की कंपेयर कर रहा हूँ कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो, और जो आपके मुगल पैलेस के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर जो पैलेस था वो दोनों सिमिलर थे। ओके, एक और चीज़ थी कि जो मुगल ने जो अडॉप्ट किया था ना वो था आपका बंगाल डोन्स का बंगाल डोन्स। ये एक तरीके से ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, मेरे फोटोज में रखा हुआ है, ये रहा फोटो, देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये आपके ऊपर के हिस्से दिख रहे हैं, ये डोम्स हैं, ये पार्ट्स, ये पूरे के पूरे पार्ट्स डोम्स हैं। मतलब इनकी जो रूफ एरिया थी वो एक आधा कर्व था, राइट। ये उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन की गई टेम्पल्स थे, ठीक है, और इसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया था। मतलब आज आप इनके द्वारा बनाए गए जो कोई भी बिल्डिंग्स हो आप उनको देख लो, उनके अंदर आपको ये टिपिकल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं बंगाल टॉन्स। बाकी का इसका ऊपर का जितना भी आपको है आपको वो सबको पता चल चुका होगा कि भाई जितना कुछ पढ़ना वो तो सिंपल सी बात है, हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। कौन सी है कि जितना कुछ भी आपको ये दिया हुआ है, जितना कुछ भी ऊपर दिया है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, जो कुछ मैंने आपको हिंदी में रीड आउट किया। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।